नमस्कार दोस्तों, अमर्स अकेडमी इजी वे टू लर्न यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे 50 लगभग क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो भी पॉलिटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा कराए गए हैं। जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेड करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कराए गए। आगे भी आज के 50 क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, 51 क्वेश्चंस, ये भी सब पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये जो सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के बच्चों के लिए, और जो भी दोस्त ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए, एसएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसके अलावा ये सीरीज जो है दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट जो 2022 का आएगा उसके लिए, उसमें ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट देने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी उन बच्चों के लिए जो लोग यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। मेरा नाम अमर यादव, और शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस जो पॉलिटी से रिलेटेड है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 तक इसके पहले हमने कर लिया था। 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। तो सरकारिया आयोग का संबंध दोस्तों जो था, सरकारिया आयोग जो था, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है दोस्तों, सरकारिया आयोग के द्वारा तय किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है। राज्यसभा जो होती है ये कब भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होता है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है ये बच्चों, ये स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि जो लोकसभा होती है, लोकसभा, इसको हम लोग भंग कर सकते हैं। हम लोग क्या, राष्ट्रपति भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। जो आर्टिकल 85 होता है, इसके तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो राज्यसभा होती है ये स्थायी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये स्थायी सदन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन यही मिल गया हम लोगों को, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो दोस्तों लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करेगा। किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 85। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। दोस्तों पूछा गया कि भारत के संविधान सभा जो थी ये किस आधार पर या किसके आधार पर गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होता है कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इसके आधार पर भारत की जो संविधान सभा थी वो गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल को उसके पद पर बनाए रख सकता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। राइट आंसर इसका होगा कि राष्ट्रपति के पर्यंत। इसके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं होती है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई भी सीमा नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर आसीन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी, अनुच्छेद 360 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बात होती है राज्यसभा। राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य। पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है
तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बन जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसको कितने दिनों के भीतर संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। तो इसकी जो अवधि होती है दोस्तों, ये 6 माह की होती है कि 6 माह में वो कहीं ना कहीं से निर्वाचित होकर संसद के सदस्य बने, सांसद बने। और इसकी अवधि क्या है, 6 माह। 6 माह के भीतर उसे ऐसा करना पड़ेगा, अन्यथा उसको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। दोस्तों, केवल और केवल 1 बार संशोधन किया गया है। इसके संशोधन के आधार पर 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 शब्द, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय प्रस्तावना का संशोधन केवल 1 बार किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे, और उन शब्दों को ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। दिया, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो संसद की दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बताई है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा वो ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखें, जिससे आगे की बातें उनको जरा सा समझ में आए और याद हो जाए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात याद रखनी है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो कितने साल का बताओगे, 5 साल का। और 5 साल के बाद क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव को बाद नए सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 64 कि संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। पूछा गया संविधान में जो मूल कर्तव्य है इनकी संख्या कितनी है। दोस्तों 11 है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। पूछा गया भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर होता है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है और इसको ध्यान से याद रखेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है, और ये एक ऐसा आर्टिकल या ऐसा मूल अधिकार है जिसको किसी भी आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी तरह के आपातकाल में निरस्त नहीं किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। पहले जो होता था मताधिकार की आयु दोस्तों 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर कितने कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो था, इसके द्वारा मताधिकार या मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। क्वेश्चन दिया गया है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। बहुत बार पूछा गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों दल बदल कानून से, दल बदल कानून। और अनुसूची कौन सी थी, अनुसूची 10। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष पर 41वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसकी बात हम लोग भी पीछे वीडियो में कर चुके थे, दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इतने ज़्यादा आप लोगों को याद होते जाएंगे, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आएंगे, मैं भी बार बार वही सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद होने वाली है यहाँ से। और सेम इसी तरह से पेपर में पूछी जाती है, बस वहाँ ऑप्शन में आएगा, यहाँ मैंने वन लाइनर में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान
की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो अब भारतीय संविधान में एक ऐसा पार्ट है जिसको कुछ लोगों ने क्या कहा है कि ये क्या है, संविधान की आत्मा है। तो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। पूछा जाता है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, किस अनुच्छेद को, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या उसका प्राण बताया है। तो ये अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो था इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। आर्टिकल के लिए पूछा जाए, यहाँ पे भाग के लिए पूछा गया, किस भाग को, तो भाग के लिए दोस्तों प्रस्तावना की बात आएगी। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है, जो भारत का संविधान है, संविधान में सर्वोच्च सत्ता किसको दी गई है, तो संविधान को दी गई है। संविधान मतलब भारत की जनता, भारत की जनता है वो सर्वोसर्वा है, जो कुछ है भारत की जनता को है या संविधान को है। फिर है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी, ये पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, दो लोग थे जिन्होंने जितने भी देशी रियासतें थी सबको मिलाकर एक यूनिट मतलब अखंड भारत बनाने का काम किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। इसीलिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही ये संज्ञा दी गई है, एकता की प्रतिमा, जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, राज्य के विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन नहीं शामिल होते हैं। तो उसमें जो विधान परिषद का ऑप्शन आएगा, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। जो हाउस ऑफ द पीपल्स होता है इसको लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, 1954 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज जो लोकसभा चलती है, लोकसभा के नाम से जो चीज़ प्रसिद्ध है इसको पहले हाउस ऑफ पीपल्स कहते थे। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम कब दिया गया, तो 1954 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बनाया है। अभी हमने पिछले बात की थी इसी को कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस मूल अधिकार को या किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय या आत्मा कहा है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद कितना था अभी बताया था, याद करो जल्दी बताओ कितना अनुच्छेद 32। चलो ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत लोग बता नहीं पाए हैं, आप लोग तो इस वीडियो नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो संसद के कम से कम 2 सत्र 1 साल में होने चाहिए, मतलब एक उनके बीच का गैप कितना हो सकता है, 6 माह। 6 माह हो सकता है गैप। संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है इनके बीच का गैप कितना हो सकता है, 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 6 माह अगर नहीं हुआ तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा का एक सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार, 2 बार जरूरी है, हर 6 माह पर। यही पिछले क्वेश्चन का मतलब था। अगले क्वेश्चन पे आते दिया है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा के संख्या पूछी गई तो दोस्तों 552। भारत में जो अधिकतम सदस्य है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान समय पर 545 वर्तमान समय पर है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को पहली बैठक याद करो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को किसको अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर अगली बैठक कब हुई है, अगली बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार के बारे में पूछा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनिगल नरसिंह राव थे, सर BN राव। BN राव शॉर्ट में लिख के आता है, इसको ध्यान रखेंगे, BN राव। कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो BN राव थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? इसकी भी बात हम लोगों ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब प्रस्तावना पेश की थी 13 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति संघ की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक दोस्तों, संघ का नाम आया है, संघ का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय झंडा जो है हमारा तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था? तिरंगे की ये डेट याद रखेंगे, बहुत बार सवाल पूछा गया इस पे। तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन दोस्तों पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इनका नाम याद रखेंगे, कई बार पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते दिया, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा हुआ था। ये सबको याद है, सबको बच्चों को याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा एवं लिखित व्यापक संविधान दोस्तों हमारे अपने देश भारत का है। फिर पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन करना कितना सरल है और कितना कठिन है, इसके आधार पर संविधान की प्रकृति डिसाइड की जाती है। जैसे हमारे भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उसको कहा गया है कि अंशतः क्या है, कठोर है और अंशतः लचीला है। मतलब कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों टाइप का है। अब ये कठोर और लचीला जो वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज होता है? कठोर का मतलब होता है जिस देश के संविधान में संशोधन करना ज़्यादा कठिन होता है। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में जो संशोधन करना है वो बहुत कठिन है, बहुत ही कम संशोधन हुए हैं अभी तक। तो इसको बहुत कठोर माना गया है कि पूरे विश्व में सबसे कठोर संविधान जो है वो किस देश का है दोस्तों? ये अमेरिका का है। फिर आता है लचीला संविधान। लचीला संविधान का मतलब जहाँ पे संशोधन करना बहुत आसान हो, 2-3 दिन में संशोधन हो जाता है, तो ये बहुत लचीला संविधान होता है। ब्रिटेन का संविधान जैसे सबसे लचीला संविधान माना गया है। लेकिन हमारे अपने भारत का जो संविधान है वो इन दोनों के बीच का है, थोड़ा कठोर भी है लचीला भी है। मतलब संशोधन करना इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, तो बीच का रास्ता हम लोगों ने निकाला था। तो इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रकृति मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है दोस्तों? ये अंशतः कठोर अंशतः लचीला, मतलब कठोर भी है लचीला भी है। ठीक है भैया, बात समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते दिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बहुत सारे पदों पर जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? मतलब इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है अपने भारत के संविधान में, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका वगैरह में जैसा आपने देखा होगा कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार दोस्तों देश का प्रथम नागरिक जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये भी दोस्तों तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता है, बस एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो जैसी प्रक्रिया अमेरिका में होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे अपने देश भारत में होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 97 दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महिला महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61। ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो अभी बताया था विधान परिषद। इसके पहले कुछ क्वेश्चन पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो राज्यों की विधान परिषद होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन निर्वाचित वो जो होते हैं मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2, ये भाग नहीं लेंगे और इनके साथ ही विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है या शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा है, अनुच्छेद 123। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का टाइम होता है कि अध्यादेश को सदन में पेश किया जाना चाहिए, नहीं तो ये उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप और भी पॉलिटी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा और पॉलिटी के क्वेश्चन करवा दूँ। और इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने एंजॉय किया होगा मेरी इस वीडियो में। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 100, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये यूपी टेट, सी टेट वगैरह जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं और यहाँ तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम या फिर NTPC CB2 एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए आपको यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक